अस्सलाम वालेकुम जी। पॉडकास्ट हम और आप में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। हम देखते हैं मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक चेहरा जाता है, दूसरा चेहरा आता है और नए लोग नए मनसब पर बैठते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमारे मुल्क की भी है। निगरान सेटअप आ चुका है। इलेक्शन फ़िलहाल हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे टेक्निकली जो मामलात हैं, लेकिन जहाँ तक मनसब की बात कर रहे हैं तो मनसब पे कुछ ऐसे लोग भी बैठते हैं जिनके काम ऐसे होते हैं कि वो लोगों के दिलों में फिर बस जाते हैं और लोग उनको चाहते भी हैं कि वो बार बार आएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मनसब पे बैठ के अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के मामलात भी होते हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस इलेक्शन में जो कि अभी नहीं हो रहा है, आगे क्या सूरत हाल रहेगी। ख़ास तौर पे सिंध की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तवील अरसे हुकूमत की, तो वो किस तरह से देखती है अगर इलेक्शंस डिले होते हैं। बहुत सी दिल की बातें भी। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, काम भी बहुत किया है, लेकिन ये खुद किस तरीके से चीज़ों को और सियासत को परखते हैं। तो आइए आप इनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इकबाल सांद साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप बताएं ठीक हैं? कैसा महसूस करें पॉडकास्ट में? जी बहुत ज़बरदस्त। डर तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पॉलिटिकल वर्कर को डरना भी नहीं चाहिए, चाहे को, लेकिन यहाँ दिल की बातें होंगी ज़रूर। अच्छा, कैसे आए सियासत में? क्या सोचा था? कौन थे मोहम्मद इकबाल सांद साहब? क्या था? मोहम्मद इकबाल सांद जो है एक बहुत आम सा आदमी है, एक बहुत आम सा पॉलिटिकल वर्कर है और ऐसे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है मेरा, बट मेरे दादा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे हैं। मेरे वालिद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा रहे हैं और मुख्तलिफ छोटे मोटे उहदों पर जो है वो फाइज रहे हैं पार्टी के। तो उन्हीं को देखते हुए शौक चढ़ा, घर में माहौल था पार्टी का और पीपल्स पार्टी का जिक्र, भुट्टो साहब का जिक्र, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तस्करा किए बगैर शायद कोई दिन नहीं गुजरता था। तो ज़ाहिर है घर में से किसी न किसी का जो है वो डेवलप हो जाता है शौक़ के। जनाब हम भी अब्बा के साथ जनाब आगे निकले। तो पीपल्स पार्टी में थे इसलिए शौक हुआ या पीपल्स पार्टी की खुसूसियात आपको एडमायर की? देखें वाई पीपल्स पार्टी? देखें, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब एक बहुत टीनेज में होते हैं आप, उस वक्त तो आप ज़ाहिर है घर के माहौल से एडजस्ट होते हैं कि जनाब जी घर में माहौल है, वालिद साहब जाते हैं, जलसे में जा रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं, बीवी की भुट्टो साहब की बरसी पे जा रहे हैं तो आपको साथ लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो मेरे वालिद साहब की वजह से मैं पार्टी में एक्टिव रहा। छोटी मोटी चीज़ों पे कभी झंडे लगा दिए, कभी चॉकिंग कर दी और कभी नारे लगा दिए, जियाले वर्कर। तो जाहिर है वो शौक बढ़ते बढ़ते मैं यूथ विंग कराची का सदर भी रहा। अच्छा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की, ज़िला ईस्ट जिसको हम कहते हैं, उसका भी प्रेसिडेंट रहा। अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और क़यादत का आसिफ अली जरदारी साहब का, दी फरियाल टालपुर साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे से वर्कर को वज़ीर आला सिंध का मामून खुसूसी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑनर की बात है। अगर आप किसी भी दुनिया में किसी भी फील्ड में होते हैं और जब आप कामयाब उस वक्त होते हैं कि जो आपकी फैमिली के अलावा भी लोग आपको जानते होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है शहर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंसूब किया जाता है और एज ए पॉजिटिव पॉलिटिकल वर्कर तो हमें जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो कैसे हुआ ये आप, क्योंकि ये तारुफ मैं आपसे सवाल के जरिए करती, आपने जवाब में बता दिया कि आप क्योंकि वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे, ये कैसे हुआ और कितना अर्सा आपने ये किया? लास्ट 2 ईयर्स अच्छा। बहैसियत मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दिया है। कुछ अर्सा पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिसाइड किया कि तमाम ज़िलों में जो है वह मामून खुसूसी जो है वो लगाए जाएं ताकि पार्टी के काम को सरकारी सतह पे बहुत अच्छी तरह उजागर किया जाए। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ ज़िलों में, जिस तरह ज़िला मलीर में लगाया गया, दिल्ली वेस्ट में लगाया गया, इसी तरह ईस्ट में लगाया गया, सखरे में लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया। तो उसी असना में मुझे भी मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध जो है ज़िला ईस्ट क्या मुआवनत किया आपने ईस्ट में? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उमूर होते हैं, मुझे ज़िला शर्की के उमूर मेरे हवाले किए गए थे। ज़िला शर्की के जो उमूर होते हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के को चलाने के लिए जो उमूर होते हैं, उसमें डिफरेंट जो है इश्यूज़ जो आवाम से रिलेटेड होते हैं, मोस्टली तरक्याती काम होते हैं, छोटे छोटे इशू होते हैं, सीवरेज के, वाटर्स के, पुलिस के इश्यूज़ होते हैं। तो ये आपने आम लोगों के साथ और अपने पॉलिटिकल वर्कर के साथ उसकी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने इलाके के मसाइल के लिए क्या क्या किया? देखिए, मैंने 2018 में कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा NA 242 से। जी हाँ। और मैं फिर अगेन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और वज़ीर आला सिंध का भी कि उन्होंने मैंने जो भी डेवलपमेंट के काम थे अपने ज़िले में और स्पेशली अपने हलके में जो जो प्रपोज मैंने किए
वो उन्होंने उस पर जो है तरक्याती काम करवाए, इनिशिएट हुए वो, और काफ़ी हद तक हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक हारे हुए कैंडिडेट की हैसियत से भी जो मैं अपने हल्के के लोगों की खिदमत कर सकता था वो मैंने की है, पार्टी के नेकनामी के लिए, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, और यही मैं समझता हूँ कि हमारी। तो आपको लगता है मुतमईन है वैसे? क्योंकि देखें आज नहीं तो चलें 2024 में इलेक्शन का साल होगा, आप मुतमईन हैं अपने हल्के में जाके आप लोगों को मुतमईन कर सकते हैं? दो चीज़ें सुमैया इसमें मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर जो इलेक्शन लड़ता है, रिजल्ट चाहे जो हो उसे अपने हल्के को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लोगों के साथ हमारे यहाँ आमतौर पर लोग कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग आमतौर पर ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार गया था या हरवा दिया गया था, एक माहौल था 2018 में, आपको पता है क्या सब कुछ हुआ, उस बहस में हम नहीं जाते। लेकिन जब आप अपने हल्के में के लोगों में कोई आपके जनाजे की इत्तला मिले तो आप शरीक हो जाते हैं, किसी दुआ की इत्तला मिले आपको, आप उसमें शिरकत कर जाते हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी का, उसकी आपने ताज़ियत कर ली, किसी की नाराज़गियाँ आपने जिरगा करवा दिया, उनके मसाइल को हल कर दिया, और छोटे छोटे इश्यूज जो हैं जो वो आपसे आकर गली मोहल्लों के वो आपसे आकर डिस्कस करते हैं, आपने उसको अच्छी तरह एड्रेस कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाबी होती है। और हर वो पॉलिटिकल वर्कर जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, मैं समझता हूँ कि रिजल्ट से बालायताक होकर उसे अपने हल्के पर फोकस करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी इलेक्शन में आप अपनी पार्टी की कामयाबी की वजह बन सकें। अच्छा इकबाल साहब, क्योंकि गली मोहल्लों की आपने बात की, तो हम गली मोहल्लों से पहले बात करते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस बड़े अरसे मुलतवी रहे, फिर हुए, फिर इल्ज़ामात लगे पीपल्स पार्टी पे, जमात इस्लामी ने, MQM ने, जितनी पार्टीज थी सब ने इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो इत्तेहादी क्यों ना हो। फिर मेयर बन गए मुर्तज़ा वहाब साहब, फिर उनसे कहा गया उन्होंने कराची के हक़ पर डाका मारा। एक तो जमात इस्लामी ने वैसे भी ये बात उठाई, अदालतों में भी ये केस लेके गए नईमुर रहमान साहब। ये क्या हुआ, ये क्यों इल्ज़ाम लगते रहे? देखिए, अगर तो हम ये समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी इस पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है, कराची के हक पर डाका डाला गया, तो इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी ने ये समझ लिया था कि कराची पर उनका हक है, जो कि गलत था। कराची पर किसका हक है? कराची पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका हक है जिसको कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है। कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि कराची ने इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को जितवाया, और मेयर कराची बनाने में कोई धांधली नहीं हुई। देखिए, इल्जामात तो हमेशा लगते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का शायद ही कोई इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, तो मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन ऐसा हो जिसको हम ये कहें कि जनाब किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया। तो एतराज़ात होते हैं, देखा ये जाता है कि वो एतराज़ात जो हैं उसकी लिमिट कितनी है। अब यहाँ जमात इस्लामी बहुत माजरत के साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अब तो वो मजाक बन चुके हैं कि लोगों ने उनके नाम के आगे लिखना शुरू कर दिया कि मेयर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए और कोई अपने आप को ये तस्वुर कर ले कि जनाब मैं ही मेयर था, रात ख्वाब में उसने देख भी लिया हो कि सुबह मैं उठूंगा तो मैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में मैं हल्फ ले रहा हूँगा, तो ये एक गलत बात है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा डिलीवर किया इस शहर कराची को, और इस कराची के लोगों ने एक पढ़े लिखे नौजवान को मौका दिया है। और वज़ीर आला सिंध ने भी जो माजी में पिछला अर्सा गुजरा है काफ़ी तवील, उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 साल से शहर कराची में बहुत डिलीवरेंस हुई है, बहुत तरक्याती काम हुए हैं और मजीद हो रहे हैं। तो जमात इस्लामी जब ये क्लेम करती है तो सवाल तो बनता है कि जमात इस्लामी क्लेम क्यों करती है? जमात इस्लामी को छोड़ देते हैं, आप कराची के शहरी हैं, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। मैं भी कराची की शहरी हूँ। कराची के मसाइल तो बहुत है ना इकबाल साहब, इतने मसाइल हैं ना। यहाँ पर कोई मास ट्रांजिट कोई मंसूबा है ना, यहाँ पर सड़कें हैं ना, यहाँ पर पानी की सहूलत है, हाइड्रेंट्स भी हैं, माफियाज हैं। अच्छा, माफियाज की तादाद इतनी ज़्यादा है, चाहे वो पार्किंग माफिया हो, चाहे वो हाइड्रेंट्स माफिया हो, हर तरह का माफिया यहाँ पर है। तो कौन है कि वाकई में वो इन मसाइल को हल कर सकते हैं? मैं आपकी बात को डिसएग्री नहीं करूँगा, ये ज़रूर कहूँगा कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक मिनट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि कराची की जो डायनेमिक्स हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि ये वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का जहाँ पे पूरा पाकिस्तान तो आबाद है ही, लेकिन गैर पाकिस्तानी भी आबाद है। यहाँ पर आपको बंगालीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मिलेंगे। कराची वालों का दिल इतना बड़ा है, तो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई भी बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे। ऐसा ही है। और फिर यहाँ पर वो अनडिसिप्लिन जो आबादियाँ हैं, जिसको हम कच्ची आबादी भी कहते हैं, लोग आबाद हो जाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर रहा है
कि लोगों को जो है लोगों के घरों को जो है वो मिसमार ना किया जाए, उनको ना गिराया जाए। ठीक है, कराची जो है हैदराबाद तक जो है वो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लोग आबाद होना शुरू हो जाते हैं। और पीपल्स पार्टी का ये मिजाज है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि हमने लोगों को छत प्रोवाइड करने में बड़ा अहम। लेकिन एक इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोकूंगी, एक इल्ज़ाम लगा सिंध हुकूमत पर कि जब सैलाबी सूरत हाल पूरे सिंध में आई तो सिंध के जो सैलाबी मुतासरीन थे उनको यहाँ कैंपों में बसा दिया गया, चाहे वो ज़िला मलीर हो, चाहे वो वस्त का एरिया हो, और वो लोग वहाँ पर खासी अरसे से मुकीम हैं। वहाँ के शहरी इल्ज़ाम लगाते हैं कि या तो इनको घर बना के दे दें, इनको प्रॉपर जगह दे दें, यहाँ पर क्यों इनको रखा हुआ है? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सिंध हुकूमत के होते हुए इनको मालिकाना हुकूक दिए और ख़वातीन को ऑनरशिप दी। और सैलाब तो बात ही नहीं करी, मैं बता रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। फिर जो सैलाब सैलाब के टाइम पर जो जिनके घर अब बर्बाद हो गए थे उनके घर बना कर दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, और फिर उस लैंड का उनको मालिक भी बनाया। अब जो सिंध में जो सैलाब, इंटीरियर सिंध में जो सैलाब आया था, तो वो जो शहरी थे सिंध के, वो जाते तो कहाँ जाते? वो वहीं जाते जो सिंध का सबसे महफूज शहर था, सैलाब से मुतासिर नहीं था, उनको वहीं आबाद होना था। वहाँ ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स में उनको आबाद किया गया, उनके लिए कैंप्स लगाए गए, और फिर एक बार फिर उनको दोबारा अपने पुराने इलाकों में जाके ज़ेर तामीर नहीं, स्कूल्स में भी उनको किया गया। और उससे भी बहुत हर्ज हुआ तालीम का। उन सरकारी स्कूलों में लोगों ने शिकायत दर्ज की। आप अवेयर हैं इन चीज़ों से इकबाल साहब? मैं बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा जी कराची वालों का दिल ही इतना बड़ा है। जब कराची वालों का इतना बड़ा दिल है तो यही कराची वाले माइग्रेशन जब हम कर आए थे, तो इसी कराची में सिंध के लोगों ने, कराची के लोगों को जो आज कराची में आबाद हैं, जो अपने आप को शायद कोई लिसानियत की बुनियाद पर जिक्र भी करते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो हम चूंकि मेरे बड़ों की भी माइग्रेशन है, तो सिंध के लोगों ने हमें भी एक्सेप्ट किया था। तो जब कुछ सिंध के लोगों पर ये तकलीफ आती है तो कराची के लोग इस बात का इज़हार करते हैं, जनाब बड़ी तकलीफ हो गई जी, हमारे इलाकों में आके इनको आबाद करवाया गया। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल आबाद करें, लेकिन तरीके से आबाद करें। कोई उनको प्रॉपर मुनासिब जगह दी जाए। आप देखिए, प्रॉपर मुनासिब जगह देखें। जो हज़ारों लाखों की तादाद में जब बेघर होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पर उनको, जिस तरह मुझे मेरे हल्के का पता है, मेरे हल्के में जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो है 2-3 कॉलेजेस थे, वहाँ पे आबाद करवाया गया। कुछ स्कूल ज़ेरे तामीर थे, वहाँ आबाद करवाया गया, कहीं खेमे लगवाए गए, और फिर उनको बाद में अपने अपने इलाकों में वापस किया गया। इस वक्त कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे सैलाब ज़दगान जो है वो आबाद हो गए और वापस नहीं गए। तो जब ये सिंध कराची जो है वो सबको संभालता है, तो कराची जो सिंध के असल मालिक लोग हैं उनको संभालने में हमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कराची में लोग बहुत हैं, कराची के वसाइल उतने नहीं हैं, कराची के मसाइल बहुत सारे हैं। कराची के लोगों को कम गिना जाता है। जब कम गिना जाता है, ये बात तो वज़ीर सिंध भी कह चुके हैं, एग्री करता हूं, तो उसके बाद फिर कैसे उनके मसाइल हल हो सकते हैं? ये मामला सिंध हुकूमत उठाया तो सिंध हुकूमत ने, लेकिन आप क्या समझते हैं, मुतमईन हैं कि उस तरीके से वफाक के सामने उठाया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि तरीका तो यही होता है, डंडा तो नहीं किसी के सर पे मारा जाता। तरीका यही होता है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज करते हैं। आपके पास जो फोरम होते हैं, आपके पास मीडिया के फोरम होते हैं, आपके पास अपनी सूबाई असम्बली है, आपके पास कौमी असम्बली है, एज ए चीफ मिनिस्टर सिंध आप प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, यही सारे ज़राए होते हैं। और ये सारे ज़राए जो है वो अपनाए गए और कुछ बेहतरी आई। क्रेडिट चाहे कोई भी ले, कुछ नंबर्स हमारे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन 100% अभी भी नहीं है। मैं कुछ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ठीक है, कहीं से बेहतरी का आगाज़ तो हुआ। कहीं से कुछ स्टार्ट तो लिया गया। ऐसा तो नहीं था कि पहले जो मरदमशुमारी हुई और उन लोगों ने उस पर एहतजाज किया जिन्होंने सिग्नेचर किया था उसकी अप्रूवल में, वो एहतजाज करते थे अपनी सियासत के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मरदमशुमारी पे तो वज़ीर आला सिंध ने भी सिग्नेचर की, CCI के इजलास में उन्होंने भी अग्री किया था। देखिए, इस मरदमशुमारी की बात करें, मैं पिछली मरदमशुमारी मैं इसकी बिल्कुल एग्री किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इजाफा भी किया गया है, उस इजाफे को एग्री किया है कि बनिस्बत दूसरी मरदमशुमारियों के ये बेहतर कुछ लगा। ठीक है जी, कुछ गुंजाइश बेहतर हुई है। आपको याद होगा पिछली मरदमशुमारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी पार्टी थी सूबे सिंध की जिसके सेनेटर ताज हैदर साहब ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और मरदमशुमारी पर एतराज़ किया। फिर दीगर सियासी जमातों ने भी उसके पीछे आवाज़ उठाना शुरू की। उसका क्रेडिट जिस तरह पीपल्स पार्टी को उस एहतजाज
आज का जो रिकॉर्ड करवाया गया, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन इस वक्त भी जो लोग क्रेडिट लेते हैं जनाब, चूंकि हमने एहतजाज किया था इसलिए हमारे नंबर्स बढ़ गए, आपने सुना होगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये नारा लगा क्योंकि हमारी वजह से हुए। तो फिर सवाल आपका दुरुस्त था कि जी वज़ीर आला सिंध ने साइन किए, तो जिसने साइन किए कंट्रीब्यूशन तो उसका हो गया ना। कि लेकिन देखें अब वो तो एक अलग मामला है, क्रेडिट कोई भी लो, मामला हल होना चाहिए, कराची के लोगों को पूरा गिना जाए। असल में समझता हूँ, असल मैं ये समझता हूँ कि अनडिसिप्लिन पॉपुलेशन, अनडिसिप्लिन जो कच्ची आबादियाँ जो आबाद हो जाती हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, तो उस पर काम किया वज़ीर आला ने। काम तो देखें मुसलसल हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक वज़ीर आला का डोमेन नहीं है ना। कराची में देखें मुख्तलिफ 13 लैंड एजेंसीज काम कर रही हैं। सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है कि वो ये भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वन विंडो कराची होना चाहिए और जिसकी वजह से कराची के मसाइल को हल करने में आसानी। तो ये तो ऐवान में मामला उठाना चाहिए। देखें ये सिर्फ सूबा सिंध इस पर जो है फैसला करने का हक नहीं रखता। इसमें देखें कराची में केपीटी नहीं, तमाम जमातों की कोई कमेटी बनाई जाए, कोई उस पर बात की जाए और ऐवान में मामला उठाया जाए। और ऐवान में ये मामला बाज़ दफ़ा उठा भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर बात कहीं और चली जाएगी। यहाँ पर डीएचए भी है, यहाँ कैंटोनमेंट भी है, यहाँ केपीटी भी है, यहाँ रेलवे भी है, यहाँ केएमसी भी है। सबसे बड़ा मसला कराची का ये कि अगर एक इलाके की बात की जाए तो कहा जाता है ये तो हमारे अंडर नहीं आता, तो फिर उसमें फिर लोग ये कहते हैं कि फिर हम किससे बात सफल करते हैं कराची के लोग। एग्जैक्टली। अच्छा जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम इस तरफ आए हैं तो फिर हम हल्का बंदियों की तरफ भी आ जाते हैं। खबर आई कि जी हल्का बंदियां अब होंगी दिसंबर 14 तक कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया 90 रोज में तो इलेक्शन नहीं होंगे, दिसंबर 23 तक 14 तक की डेट आई है और उसमें फिर 3 महीने और दरकार होंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा महीना कोई भी हो 2024 से पहले इलेक्शंस नहीं होते। पीपल्स पार्टी इस बात की शदीद मुखालिफ थी कि इलेक्शंस डिले नहीं होना चाहिए। आप तो 60 रोज में इलेक्शंस का कह रहे थे। देखिए अब क्या होगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, शर्त ये है खुदा ना खास्ता मार्च तक इलेक्शन नहीं होता, सेनेट के इलेक्शंस तो सेनेट के इलेक्शन आपके सर पर है। फिर एक आईनी और कानूनी बहरान पैदा। सर आईनी बहरान तो पहले ही मुल्क में, पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए, केपी नहीं हुए, तो ये तो खान साहब को क्रेडिट जाता है ना, जो बेवकूफ़ी उनसे करवाई गई या उन्होंने कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उनका ऑर्डर किसने माना? इलेक्शन कमीशन। देखिए बात ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खान साहब को उस वक्त भी ये बात समझाने से कासिर रही बेचारी कि वो जनाब अली के ये काम ना करें। उनको किसी ने समझाया कि जनाब आप ये असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें जी, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। चूंकि आप इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं, आपके पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, लिहाजा आप ये अमल कर दें और पाकिस्तान को। तो क्या पॉपुलरिटी का ग्राफ बहुत आसमान से बातें कर रहा था, इसलिए सोचा गया कि आईनी बहरान ही रहने दो, लेकिन पंजाब और केपी में इलेक्शंस नहीं होने। देखें 2 असेंबलियां डिसॉल्व की, ये जिम्मेदारी खान साहब के ऊपर जाती है। सिंध का वजीर आला या सिंध में जो पार्टी रूल कर रही थी वो नहीं चाहती थी कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, और फिर बलूचिस्तान में जो पार्टियां रूल कर रही थी वो भी नहीं चाहती थी। लेकिन सर एक आईनी तकाज़े भी तो होते हैं ना मुल्क के। फेडरल में जो रूल कर रहे थे, देखिए वहाँ जो पंजाब में जो जंगो जदल रहा वो सबने देखा कि हमने पॉलिटिक्स को और कहाँ लेकर चले गए। एक पंजाब के तो चेयरमैन साहब ने कहा भी था तख्ते पंजाब की लड़ाई से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और हमेशा होता है हुआ। देखिए यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि क्या 2 असेंबलियों के इलेक्शन करवा कर फिर हम जनरल इलेक्शन में जाते, तो उस जनरल इलेक्शन में ये इनको किसी ने नहीं समझाया बेवकूफ़ों को कि जनरल इलेक्शन में जाते तो क्या जनरल इलेक्शन में 2 असेंबलियां जो हैं वो इक़्तिदार में होती, वहाँ पे जो कौमी असेंबलियों के इलेक्शन होते क्या वो मुतनाज़ा ना हो जाते? तो इस तरह करने से परहेज करना चाहिए था और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर इत्तेफाक थी। थोड़ा सा हम समेटते हैं गुफ्तगू को, क्योंकि अब जो एक बहरान पैदा होने जा रहा है, सेनेट के इलेक्शंस मार्च में हैं, आधे सेनेटर्स हो जाएंगे रिटायर, फिर अगर इलेक्शंस नहीं होते तो उनकी वोटिंग कैसे होगी? देखिए मुझे तो उम्मीद है इस बहरान, सर देखें टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सवाल मैं वो कर रही हूँ, तो ये कैसे होगा? फिर तो ये बहरान रहेगा। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त मुल्क में माहौल है सब जो है चमोगोइयाँ इसी तरफ हैं कि पता नहीं इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपकी बात दुरुस्त है कि 90 दिन में इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। ख्वाहिश हमारी यही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान में 15 साल तक 3 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। जी हाँ, छोड़ दें इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर ने की या नहीं की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं की मुद्दत पूरी, नून लीग के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुद्दत पूरी नहीं की, और यही सब कुछ ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। वैसे ये रिवायत भी खत्म होनी चाहिए। और चले एक रिवायत तो खत्म हुई कि असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा क्रेडिट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जाता है कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लंदन में बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किया था, और जिसकी वायलेशन हुई थी उसका क्रेडिट किसको जाता है? कौन सी वायलेशन? ये मिसाक़ जमहूरियत की। देखिए मिसाक़ जमहूरियत की मैंने समझता हूँ कि ऐसी कोई वायलेशन हुई है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि वायलेशन मुस्लिम लीग नून ने की थी।
देखिए कहीं ना कहीं गुंजाइश तो रहती है ना, अब बेहतरी की गुंजाइश की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। छोटी मोटी गलतियां हमें माफ़ कर देनी चाहिए, हमने माफ़ की कर दी। और बड़े साहब का बहुत बड़ा दिल है, वो माफ़ कर देते हैं। बिलावल साहब ने भी माफ़ किया। हम तो अपनी शहादत के बाद भी ये नारा लगाते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। वैसे ये इत्तेहाद जो बनाया, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद में रहने का फ़ायदा हुआ या नुकसान? पीडीएम की बात करिए जी आप, हाँ। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमती इत्तेहाद। जी हुकूमती इत्तेहाद। देखिए दो चीज़ें होती हैं जब भी इक़्तिदार होता है, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट थी खान साहब की, उससे पहले 18 में जो गवर्नमेंट मियां साहब वाली डिसॉल्व हुई थी वो भी ऑलमोस्ट कोलिशन थी। 8 से 13 वाली हमारी जो गवर्नमेंट थी वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट होना कोई बुरी बात नहीं होती, हमेशा यही होता है कि एक नहीं, फायदा हुआ या नुकसान? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिन हालात में था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, बड़ी सियासी जमातें जिनका मैं जिक्र करूं, नून लीग भी शामिल है, जिनको पॉलिटिकली तो नुकसान हुआ, उन्होंने अपना नुकसान अफोर्ड किया, लेकिन पाकिस्तान जिस नहज पर था उन्होंने उसको नुकसान होने से बचाया। तो ये जो महंगाई हो गई और ये जो सूरत हाल मईशत की खराब हो गई, इसके जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है? देखिए इसको मैं बहुत सादा लफ्जों में कहता हूँ, पीटीआई के अलावा इसको बहुत सादा लफ्जों में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, बहुत सादा सी बात में। आप ये समझे कि आपके सामने एक आम सा पॉलिटिकल वर्कर बैठा है जो सिर्फ नारे लगाना जानता है, उसे पता कुछ नहीं। तो मैं भी एक फैमिली रन करता हूँ, मेरे घर के भी बजट बनता है, मेरे भी अखराजात हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में जिनको खान साहब ने चोर डाकू और पता नहीं क्या कुछ कहा, 70 साल में, और 70 साल में मोस्टली जो है डिक्टेटर ने इक़्तिदार अपने पास रखा, उसमें 11 साल भी हैं, 9 साल भी हैं, 8 साल भी हैं, तो ज़्यादा इक़्तिदार उनके पास भी रहा। तो 70 सालों में पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंचा था उस वक्त भी काबिल कबूल था पाकिस्तान की आवाम के लिए 2018 तक। लेकिन अगर हम 2018 से अब जो हुकूमत ख़त्म हुई है, जिसमें 1.5 साल कोलिशन गवर्नमेंट के और 3.5 साल खान साहब के, ये 5 साल पाकिस्तान की कौम इस नहज पर पहुंच गई है कि वो रोज़ कहते हैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखना पड़ेगा कि वो 70 साल जो गुजरे थे, आम सी बात है कि वो ज़्यादा बेहतर थे या ये 5 साल ज़्यादा बेहतर थे। इसका खुलासा करना बहुत आसान है कि 70 सालों में डॉलर जो है वो जनाब 115-120 तक था और अगले 5 सालों में डॉलर 300 तक पहुंच गया। ये बहुत सादा आज डॉलर 300 तक है, लेकिन अगर हम 16 माह पहले जाएं तो 157 पे था, 190 पे छोड़ कर गए थे खान साहब। नहीं, जब वो छोड़ के गए तो 157 पे था। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें 190 पे। चलिए आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो आदादोशुमार है वो ये कहते हैं। खैर ये एक अलग बहस है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो पूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये सब कुछ बढ़ाने की एक लॉजिकल वो दी जाती है, सारे सियासतदान देते हैं, लेकिन अपने खर्चे कभी कम नहीं करते। ना प्रोटोकॉल्स कम होते हैं, ना जो वजारत ख़जाना से या कौमी ख़जाने में, आपकी बात नहीं करी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ना प्रोटोकॉल्स कम होते हैं, ना दौरे कम होते हैं, ना पेट्रोल, ना खाना पीना, या ना वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे, ना ऐवान सदर के खर्चे। तो क्या जो भी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने खर्चे कम करके आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते? देखिए इन हालात में जो पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है, तो इन हालात में अगर मैं अपने सूबे की बात करूं जिसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम क्योंकि फेडरल में हम का पार्ट एंड पार्शल थे, कोलिशन गवर्नमेंट में थे, तो मुकम्मल जिम्मेदारी हम नहीं लेते और हम किसी और सियासी पार्टी को जो इक़्तिदार में हो, जो जिनका प्राइम मिनिस्टर भी हो और दूसरी सियासी जमात का प्रेसिडेंट भी शामिल हो इसमें। तो जहाँ मैं अपने सिंध की बात करूँगा कि सूबे सिंध के अंदर मैं एज ए मामून खुसूसी मुझे एक बहुत मुख्तसर सा पेट्रोल का जो कोटा मिलता था। जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मुल्क में सैलाब आया, तब वो पेट्रोल हमारा बंद कर दिया गया। अच्छा, बिल्कुल, मैं अपनी बात करूँगा। आपका पेट्रोल बंद? जी, मुझ जैसे और बहुत सारे मुशीर, वजीर और मामून खुसूसी हज़रात थे, किसी का कट लगाया गया, किसी का ख़त्म कर दिया गया, और वज़ीर आला का प्रोटोकॉल क्या कम किया गया? मैं बिल्कुल कम किया गया। मैं अभी देखें 2 दिन पहले तक भी वज़ीर आला साहब के साथ एक विजिट पर था, आप बिलीव करें उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था। वो अब मुर्तज़ा वहाब साहब उनकी गाड़ी ड्राइव कर है, वो आगे बैठे थे, पीछे वाली गाड़ी में नासिर शाह साहब थे और साथ उनकी 1-2 प्राइवेट कार्स थी और एक अदद पुलिस मोबाइल जिसके अंदर 3 गनमैन थे बस। तो मैं समझता हूँ कि इतना तो सीन का बनता है। हम जिस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर आज भी सच्चल थाने की हदूद में एक मोबाइल पर क्रैकर हमला हुआ है, तो अब खुदा न खासा अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका भी लोग ब्लेम करते हैं, जनाब देखें जी किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पर अटैक हो गया। तो हमें उन चीज़ों को भी सिक्योरिटी रिस्क तो सबसे ज़्यादा आवाम उठाती है। आवाम को छीना झपटी के दौरान, डकैती के दौरान कई नौजवानों को कत्ल किया गया इस शहर में बदअमनी दोबारा लौट के आ गई। और ये जो सिक्योरिटी
का मामला है ना, तो ये सबके लिए मुझे लगता है कि होना चाहिए। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आम मुद्दों पर बैठे हुए लोग हों, उनका बिल्कुल हक है। लेकिन क्या आप समझते हैं इकबाल साहब, ये हर बंदे का, हर शहरी का हक होना चाहिए कि उसको सिक्योरिटी मिले? उसमें देखें, हुकूमतों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी तरह भी इस किस्म के वाक़यात को डिफेंड नहीं कर सकता। यकीनन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। देखें, कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए इक़दाम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने किए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कराची के तकरीबन 14 इंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है वो जदीद कैमराज को नस्ब किया गया ताकि आने और जाने वालों पर नज़र रखी जाए, और उनका फेस डेटा भी जो है वो ऐसे जदीद इक्विपमेंट वहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। और गाड़ियों के हवाले से जो स्ट्रेचिंग गाड़ियों की होती है, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे कार हों या बड़ी जीप्स हों, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था अभी, जिसमें आईजी सिंध भी और एक डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये इंडोर्स की जिन्होंने ये इंस्टॉल किए थे, तो वो भी मौजूद था। तो बहुत बड़े पैमाने पर शहर कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए जो इक़दाम वज़ीर बहुत सालों से हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है, और आपको वो खबरें भी आना शुरू हो जाएंगी, उसकी बेहतरी भी नजर आना शुरू हो जाएगी। जाने सबकी कीमती हैं, एक आम आदमी हो, एक गरीब आदमी हो, एक पैसे वाला हो, एक वजीर हो, जान सबकी बराबर है। तकलीफ उसकी फैमिली को इतनी होती है, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, सबकी तकलीफ साझी होती है, बराबर होती है। तो कहीं भी हम किसी भी वजह से इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन कराची जितना बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार 10 बड़े शहरों के अंदर भी कराची का शुमार होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, और इसको भी इस तरह नहीं ले सकता कि जी बड़े शहरों में हम कहें कि जी दुनिया में कहीं क्राइम नहीं हो तो क्राइम होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्राइम को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, पॉजिटिव चीजों को कम डिस्कस नहीं, ऐसा नहीं है, होता ज्यादा है। आप देखिए ना कि मासूम नौजवानों की जिस तरह जानें ली जाती हैं, मुझे तो ये हम अगर इस पर बात ना करें तो ये बड़ी अलमिया की बात है। बिल्कुल बात करनी चाहिए, और इस पे किसी भी लम्हे के लिए हमें चूकना नहीं चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारियां लेकर बैठे हैं, जो जिम्मेदारियां लेने का शौक रखते हैं, और जो ये समझते हैं कि जनाब मुझे गवर्नमेंट में होना चाहिए, मुझे मुशीर होना चाहिए, मुझे वजीर होना चाहिए, मुझ पर ये जिम्मेदारी, तो उन पर ये जिम्मेदारी भी लागू। दुनिया भर में ना हुकूमतों से सवाल किया जाता है। बिल्कुल, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है सेहत की, तालीम की, सिक्योरिटी की, उनको ट्रांसपोर्ट देने की, ये सारी जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है। फिर हुकूमतें आती क्यों है? हुकूमतें इसीलिए आती हैं कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें। खैर, ये तो एक मैटर, क्योंकि ये इतना लंबा मौजू है इकबाल साहब, क्या आप बोलते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात कह के ख़त्म करूँगी कि ज़रूर अगर आपको मौका मिले दोबारा पीपल्स पार्टी को सिंध में आने का, और जैसे कि आप समझते हैं कि आपको मिलेगा, तो ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करने की। ज़रूर कहीं चूक जाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं कमी कोताही भी रह जाती होगी। लेकिन मैं अपनी पार्टी और अपनी ज़ात से मुतल्लिक अगर कहूँ तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो 100% यकीनन नहीं होता, गुंजाइश रह जाती है, और बेहतरी की उम्मीद और बेहतरी की कोशिश हमें हमेशा रखनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। अच्छा, सिंध असम्बली तहरील हो गई, काबीना ख़त्म हो गई, नए निगरान वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया मकबूल बाखिर साहब ने, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में धड़ाधड़ तबादले हुए, बड़ी अखाड़ पछाड़ हुई। क्या आप इसको दुरुस्त समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को है वो फिलहाल रोक दिया जाए, तो वो रुक गई हैं ज़रूर। लेकिन जो हुई वो सही थी। नहीं, अगर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, वज़ीर आला सिंध के अभी जो निगरान वज़ीर आला हैं, उनसे पहले अगर वज़ीर आला सिंध जो इस सूबे को रन कर रहे थे उन्होंने किया तो उनका सवाबदीद था, और अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको रोका तो वो रुक गई हैं, अगर उन्होंने रिवर्ट किया तो वो रिवर्ट हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने रोका, किसी आईनी इदारे ने रोका और हमने जी उसको मलूज़ खातिर नहीं रखा और हमने उसको एकदम हवा में उड़ा दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, ये बहुत सारे कलमदान दिए गए, वज़ीर आला की हुक्म पर, उनकी मुशावरत पर आगे बढ़ा कि किसी को कोई कलमदान दिया गया, किसी को ब्यूरोक्रेसी में कहीं पहुंचाया गया। तो ये क्या मामला होता है? क्योंकि आप मामले खुसूसी के तौर पर रहें कि जब हुकूमतें जा रही होती हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी को हिला के क्यों जाती हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़रूरी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है और हुकूमतें ये समझती हैं कि ठीक है कोई काम देर से हुआ और जो हो जाना चाहिए था, अगर उस पर इम्प्लीमेंट करवा लिया अगर, तो मैं नहीं समझता उस पर कोई हर्ज जाए, तो उसके कोई स्पेसिफिक कोई टारगेट नहीं होते। देखिए, निगरान सेटअप आ जाता है, ब्यूरोक्रेट कोई भी हो, जब निगरान कैबिनेट आ जाएगी, निगरान वज़ीर आला आ जाएगा, तो फिर वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर गए हैं उनकी सवाबदीद ख़त्म हो जाती है, उनको वो जवाबदेह भी नहीं रहते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हो भी गई है तो वो किसी भी वजह से किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। अच्छा, क्योंकि अब निगरान वज़ीर आला तो आ गए हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर साहब,
उनको आप कैसे देखते हैं कि वो किस तरीके से और मसाइल को भी हल करेंगे, इलेक्शंस का भी इनेकाद है आगे, और निगरानी में उनकी सिंध कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, निगरान वज़ीर आला जो है मुत्तफ़िका निगरान वज़ीर आला है। तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ से मशवरत के बाद उनका नाम फ्लोट हुआ, और वो उनका माजी जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखते थे दीगर जजिस के मुकाबले में उनका माजी थोड़ा बेहतर है, तो उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। और हमें लगता है कि मकबूल बाकिर साहब जो हैं बासलीयत इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छी तरह रन करने में कामयाब हो जाए। डिपेंड करता है कि आगे वो कैबिनेट कैसी बनाते हैं, अपने कैबिनेट में किस तरह। वैसे आपको क्या लगता है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसी कैबिनेट बनेगी निगरान? मुझे लगता है टेक्नोक्रेट होंगे, और सियासी शख्सियात भी होंगी, शायद कोई गैर मारूफ सियासी शख्सियात हों, कोई मारूफ सियासी शख्सियात जो हैं मुझे इंटरिम गवर्नमेंट में होती नज़र नहीं आ रही। वैसे अभी आज जो 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया, उसमें आपने कैसे देखा? मुतवाज़िन लगी आपको? चाहे वो वज़ीर दिफा हों, वज़ीर ख़ारजा हों, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे। देखिए, अभी निगरान वज़ीर आज़म जो है उनका डोमेन है कि वो अपने साथ जो है वो अपनी कैबिनेट किस तरह खिलाते हैं, वो लाएं, बेहतर समझते होंगे। नहीं, आपका क्या ख्याल है, मुतवाज़िन लगी आपको कैबिनेट? मुझे ये लगता है कि कुछ नाम जो हैं वो तो बहुत टेक्निकल साइड पर, बहुत टेक्नोक्रेट साइड पर तो बहुत अच्छे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से लगता है कि मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं थी। अगर हम उनको ना डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सात मुआवने खुसूसी भी होंगे इसमें। मिशाल मलिक साहिबा का नाम लिया गया, सबने बड़ा सराहा कि उनको अगर इंसानी हुकूक की कलमदान दिया जाता है तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज जाएगा। और फिर आपने एक कॉज के साथ भी अपने जो इंटेंशन जो है वो शो की है, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्योंकि अब वज़ीर आज़म जो है निगरान, उनका भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब का भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, तो जब ये बात की जाती है तो ये कहा जाता है बलूचिस्तान की महरूमियाँ इससे दूर होंगी, हमेशा ये कहा जाता है। क्या वाकई आपको लगता है कि किसी शख्स को मुंतखब करने से किसी सूबे की महरूमियाँ दूर हो सकती हैं? फ़र्क तो पड़ता है, देखिए, फ़र्क तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि जी सिंध का वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और पंजाब के वज़ीर आज़म में फ़र्क होता है, जब हम ये कहते हैं जनाब जो कुछ माजी में खान साहब करते रहे, तो जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी आपको याद होगा कि हमारे डोमिसाइल में फ़र्क है, तो फ़र्क तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी सूबे से या किसी शहर से कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो यकीनन वो वहाँ के मसाइल से ज़्यादा ही उसको आगाही होती है। तो बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र तो हम कई सालों से कर रहे हैं, और महरूमियाँ उस वक्त दूर होंगी जब बलूचिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारी महरूमियाँ दूर हो गई हैं। ये प्राइम मिनिस्टर लगाने से या वज़ीर दाखिला लगाने से ठीक है, एक सूबा कंफर्ट जोन में ज़रूर आ जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लगें या वज़ीर दाखिला लगें तो उनको मसाइल का ज़्यादा इल्म होता है बनिस्बत उसके जो किसी दूसरे सूबे से प्राइम मिनिस्टर लगे या वज़ीर दाखिला लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़र्क तो पड़ेगा। अनवारुल्लाह काकड़ साहब कैसे वज़ीर आज़म साबित होंगे? उनके आते ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई, अभी आवाम पर आते हैं उन्होंने बम गिरा दिया। आप तो मजबूर हैं, पाकिस्तान तो है, मजबूर है, वाकईतन मजबूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान जो है वो जकड़ा हुआ है IMF के शिकंजे में। पाकिस्तान जो है उस वक्त से जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, सर IMF नहीं कहता कि आवाम पर टैक्सेस का बोझ डालें, वो कहते हैं अपने लाइन लॉसेस ठीक करें, इस्लाहात करें, वो कहते हैं सब्सिडीज खत्म करें। जब आप सब्सिडी खत्म करेंगे तो पेट्रोल का रेट यही आएगा। लेकिन इकबाल साहब, इस्लाहात हम नहीं करते इदारों में, हम लाइन लॉसेस खत्म नहीं करते, हम आवाम पर बोझ डालते हैं। देखें, आपको लगता है ऐसा, अच्छा, इस्लाहात करने की कोशिश की जाती है। अब ये कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट आसानी से नहीं होता। अच्छा, इम्प्लीमेंट ना करने के लिए या ना करवाने के लिए जिस तरह आप बड़े करीब से देखते हैं, क्या रुकावट आती है? देखिए, बहुत सारी रुकावटें हैं। अच्छा। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सादा नहीं है जितनी सादा आप समझ रही हैं। अच्छा। उतना सादा नहीं है। अच्छा। देखें, हर प्राइम मिनिस्टर, जैसे अभी खान साहब कहते थे कि मैं एक पेज पर था, फिर वो कुछ अरसे के बाद कहने लगे कि मुझे बजट पास करवाने के लिए भी कॉल्स करवाई जाती थी, फिर वो कहने लगे कि मुझे कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दें। तो इस तरह के जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे मुल्क में, जो किसी कहने पे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इक़्तिदार अवाम के हाथों में देखना चाहती थी, इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कर दिए गए, इसीलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने को शहादत देना पड़ी, और इसीलिए शायद 12-13 साल आसिफ अली ज़रदारी जेलों में रहे। अगर आप यूँ देखें तो पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं है जिसकी क़यादत ने अपनी जान का नजराना पेश किया। तो रेजिस्ट तो करने वाली सियासी जमात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ, बाकी तो बातें तो वो लोग
जो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं, शायद उनका अगर कोई मुकाबला करता रहा, उनसे कोई टकराव की सियासत करता रहा, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत है। और पीपल्स पार्टी आगे भी इसी तरह तर्ज सियासत अपना रखेगी या तब्दील करेगी? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये नारा लगाती थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नारा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रायोरिटी जो है वो डेमोक्रेसी को देती है। वो कहते हैं जनाब लूला लंगड़ा जिस भी अंदाज में डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। आज भी हम कहते हैं जी इलेक्शन, जब हम बार बार इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। ये मुल्क जो कभी 11-11, 12-12, 10-10 साल किसी और के पास इक़्तिदार में रहा, जहाँ शॉर्टकट अजीज जैसे लोग आके प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने वो रास्ते बंद करने हैं, हमने वो दरवाजे बंद करने हैं, और वो ग्रेजुअली होंगे जी, वो धक्का मार के नहीं बंद होंगे। एक चीज़ है ये ग्रेजुअली, एक तो ये कैसे होगा, क्या बिलावल भुट्टो का वो बयान के तर्ज सियासत तब्दील करें? वो 30 साल की जो सियासत का अंदाज है, अगर हमने वो तब्दील नहीं किया तो फिर वो हम भुगतेंगे, नौजवान जो इक़्तिदार संभालेगा वो भुगतेगा। तो आप समझते हैं ये होना चाहिए? देखिए 90s की अगर आप सियासत देखें, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी और नून लीग जो है अभी ठीक है हमारी इत्तेहादी है, लेकिन माजी तो है ना एक, तो जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट किया जाता था और जो इस वक्त खान साहब छोड़कर चले गए इस नौजवान नस्ल के लिए, क्या ये वही बात है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं? क्या मुझे बताएं, खान साहब के जेल जाने पर कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं जश्न मनाया, किसी खुशी का इजहार किया, कहीं ऐसा प्रिटेंड किया कि जनाब ये बहुत अच्छा काम हो गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी भी किसी सियासी, पीपल्स पार्टी क्या समझती है, खान साहब को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी इलेक्शंस में पार्ट लें? मियाँ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, उनके लिए कानूनी राहें हमवार करने की बातें हो रही हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलवार के निशान और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। तो आप ये ज़रा गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटर कब बनाना पड़ी और क्यों बनाना पड़ी। तो ये वही बात थी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने का एक अमल किया गया, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि खुद इसकी विक्टिम रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी, अगर उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई काम किया है, अगर कोई उन्होंने मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, तो मैं समझता हूँ कि उसका सद्देबाप हमें करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लिविंग प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करें कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड मियाँ साहब के लिए रिस्क फ्री माहौल अगर किया जाता है, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो आएँ, उनको हिफाजती ज़मानत भी मिल जाए, फिर वो इलेक्शन कैंपेन में भी पार्ट लें, तो फिर क्या ये मौका बानी एमकेएम को ही मिलना चाहिए? देखिए बानी एमकेएम की सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है और मियाँ साहब की सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, और मैं दोनों को डिफेंड इसलिए नहीं करूंगा कि लीडर वही है जो अपने लोगों के दरमियान अपनी जानों के नजराने तो आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए। ठीक है, अगर पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि दोनों को मौका मिलना चाहिए तो हमें इसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से, तीनों में से, मैं तो खान साहब का भी यहाँ जिक्र करूंगा, अगर जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि किसी एक ने भी किया है तो उसको मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान की सलामती जो है वो पहले होनी चाहिए। बिल्कुल पहले। हाँ, अगर कोई देखें हम मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे, हम उस तरफ जाएंगे तो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। जी हमने हिंदुस्तान से मदद मांग ली, हमने अपने लोग हिंदुस्तान से ट्रेंड करवा लिए, हमने गैर मुल्की एजेंडे पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सारी बातें जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ जुड़ जाती हैं तो फिर हमें इसको भी मलूज़ ख़तर रखना चाहिए कि उसमें सदाकत कितनी है, कि जो 9 मई को पाकिस्तान के अंदर हुआ, कि जो कुछ ऑडियोज़ आई हैं, जो कुछ एविडेंस मौजूद हैं, क्या उसके बाद गुंजाइश बनती है कि किसी को माफ़ कर देना चाहिए? तो मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ। तो हमने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमें मार पड़ती रही। हमने तो मीर मुर्तज़ा के कत्ल के बाद भी, जब मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, उसमें कत्ल कर दिया गया, मीर शाहनवाज भुट्टो को जहर दे दिया गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। हमने तो उस वक्त भी ये नहीं कहा, जब गरीब खुदा बख्श में नारा लगा कि पाकिस्तान खपे, देखिए उसके पीछे कुछ था। वो नारा ऐसे नहीं लगा दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं वहाँ मौजूद था। तो जो जज्बाती नौजवान थे, जो सिंध में एक फैक्टर कौम बरस्ती का भी है, तो वो लोग भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जनाजे में शरीक थे। उसके बाद वहाँ नारे लगे जो अच्छे नारे नहीं थे, उस नारों को आसिफ अली जरदारी साहब ने
1 सेकंड के अंदर वहाँ किल किया और कहा पाकिस्तान खपे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नारे ऐसे लगे शायद कि जिसका मतलब ये निकलता था कि पाकिस्तान ना खपे। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उन नारों का जवाब इस तरह दिया कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, उसको किल किया। तो ये होता है लीडर जो अपने मुल्क की सलामती के लिए अपने गम को भुलाकर, जो उसके घर का फैमिली मेंबर एक शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करे। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर से हटने के बाद पाकिस्तान को आग लगा दो, जला दो, जनरल हेडक्वार्टर पे जनाब हमले कर दो, और इस तरह की बातें जो हुई हैं पाकिस्तान के साथ, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर काबिल मजम्मत है ही। ज़रा दोबारा हम वापस आते हैं, सिंध पे आते हैं, कराची पे आते हैं। बड़ी आप हरीफ जमातें, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान बड़ी लान तान करती हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी तनकीद का निशाना बनाती हैं, फिर मुज़ाकरात भी करती हैं, फिर आपसे मुआहदे भी करती हैं। ये क्या? अच्छा सुनिए, मुझे एक बात बताएं। हाँ, जमात इस्लामी अगर ये ना करे तो क्या करे, और MQM ना करे तो क्या करे? क्या करें? इनके पास क्या है? ऑप्शंस नहीं है। यस, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लान-तान करके अपनी सियासत को जिंदा रखना है। अच्छा, क्या चॉइस है? चलें, नाजायज करती हैं वो। क्या चॉइस है उनके पास? नाजायज करती हैं। यस, अच्छा, देखिए डिलीवर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और आप समझते हैं कि 100% डिलीवर किया? नो, मैं ये नहीं समझता कि 100% डिलीवर किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस पर कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया, चाहे उसमें कराची में होने वाले बाई इलेक्शंस हो, चाहे उसमें कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस हो, जिसके हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही। अच्छा, जरा क्विक मैं आपके साथ रैपिड फायर कर लूँ, क्योंकि रैपिड फायर खेला वैसे आपने कभी? खिला दें, क्योंकि अब टाइम कम है ना, बहुत हमने गाड़ी गुफ्तगू कर ली, हमारे नाजरीन बोर हो गए, थोड़ा हंसा लेना उनको। तो क्विक से जरा मैं कुछ सवालात करूँगी आपके बारे में भी और सियासी भी। आपने नौजवानी में किस तरह के नौजवान थे? हुस्न परस्त थे, इश्क किए, और क्या मामला? कभी ध्यान ही नहीं पड़ा इस तरफ, क्योंकि नौजवानी में स्पोर्ट्स में बड़ा इन्वॉल्व था। अच्छा, सिंध की नुमाइंदगी की फुटबॉल में 2 बार, अंडर 16 और अंडर 19। जबरदस्त। क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल लिया करता था। अच्छा, फिर खिलाड़ी रहे आप भी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खास साहब की तरह नहीं। अच्छा, खिलाड़ी तो बहुत जबरदस्त थे वो। बिल्कुल, खिलाड़ी तो बहुत अच्छे थे, सिर्फ खिलाड़ी ही अच्छे थे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मानता भी हूँ, खिलाड़ी को सियासतदान नहीं होना चाहिए? अच्छा सियासतदान बनने के लिए जो है वो थोड़ा सा क्लासेस लेनी पड़ती हैं। जरदारी साहब ने कहा था कि आपके बस की बात नहीं। तो जरदारी साहब से क्लासेस ले लेते तो कुछ बेहतर हो जाता। अच्छा, अगला वजीर आजम कौन है मुल्क का? मियां साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, या फिर कोई और? पीपल्स पार्टी का हर वर्कर ये दुआ भी करता है, ये ख्वाहिश भी करता है और अपने अमल से ये कोशिश भी करता है कि हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाए। वैसे कैसे और आने वाले जल्द इलेक्शन, जाहिर है ऐसे ही होगा, इलेक्शन लड़के। नहीं, इलेक्शन तो लड़ेंगे ना, पंजाब से होता है इक़्तिदार, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा। देखिए, पंजाब से इक़्तिदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब की नशिस्तें पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा नशिस्तें पंजाब तो वो हो जाएगा। तो पंजाब से हम खातिर को कामयाबी हासिल करेंगे, दीगर सूबों से हमें मदद मिलेगी, और अगर इसमें हमें किसी को पार्टनर भी बनाएंगे और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? देखिए जी, क्या होता है, मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है दीगर सियासी जमातों की तरह, जिस तरह कोई का आंसर दें, अभी हमें रैपिड फायर है ये। मुझे पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो अभी तो फिलहाल कहीं नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल है, उनका एक ग्राउंड में मौजूद है। हाँ। और बिल्कुल टफ टाइम देंगे, और हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला पंजाब में, सिंध में मेरे ख्याल है किसी गुंजाइश नहीं है। GD और MQM ने इत्तेहाद कर लिया है, कर लें, कई सालों से कर रहे हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, वन वे, और अगर वन वे बने, यस, कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। नो, कोई ऐसी जमात, कोई जमात नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर कसूरवार कौन होगा? अगर ऐसा हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, ना बनी, हाँ, तो ऐसा माजी में भी एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं, ऐसा माजी में भी होता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया। 96 में आपको पता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 16-17 सीटों तक महदूद किया गया। रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन यही होगा कि हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, डेमोक्रेसी को बेहतर अंदाज में परवान चढ़ाने के लिए हम आग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आप इकबाल साहब आप सियासत में ना होते तो आप कहाँ होते? अभी आप कहाँ होते? मैं बिजनेसमैन होता, बहुत अच्छा बिजनेसमैन। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे मैं खिलाड़ी होता। नहीं, क्योंकि मैं एक वाकया बीच में मिस कर गया। 99 में मेरे घर में डाकू घुस गए थे। अच्छा। और बदकिस्मती से एक डाकू मैंने पकड़ लिया। अच्छा। जिसमें मेरा ये एक शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स जो है वो तकरीबन फारिग हो गया। तो फिर आप बिजनेसमैन होते? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेसमैन हूँ। आप मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज है, कजन है। अच्छा, ये कजन मैरिज के हक में आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ भी नहीं हूँ
लोग कहते हैं कि जनाब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना मुझे लंबाई वाला आंसर नहीं देंगे, बताएं कि कजन मैरिज मजबूरी में हुई, बस कर दी? नहीं, मजबूरी में नहीं हुई। हाँ। मजबूरी में बिल्कुल नहीं हुई। 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। और वाइफ, ये लव तो नहीं थी कहीं चुपके चुपके बाद में हो गई? नहीं, चुपके चुपके से लव तो नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं था, कजन्स में होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छे दोस्त है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजर रही है। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं? बच्चे, बेटी, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई आना चाहता है पॉलिटिक्स में? जो हालात देखते हैं तो वो कहते हैं पापा बिजनेस ही करते तो अच्छा था। अच्छा, और सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का बड़ा दखल है सियासत में और मुल्क के हर शोबे में है। सोसाइटी में बहुत गंद खोल रही है सोशल मीडिया। देखिए, उसको पॉजिटिव यूज करें तो पॉजिटिव है। देखें, छुरी से टमाटर और हम आलू भी काटते हैं और छुरी से हम किसी को पेट में भी डाल देते हैं छुरी। तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। हम उसको अपने पॉजिटिव हथियार की तरह यूज करें तो अच्छा होगा। लेकिन बदकिस्मती से नौजवान हमारा किस तरफ नेगेटिव ज्यादा बिकता है हमारे मुल्क में। नौजवान जो है, जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, उसकी तरफ खान साहब लेके चले गए। दुआ करेंगे इससे जल्द से जल्द दूर हो जाए। नहीं, दुआ के साथ क्या दवा करेंगे? दवा, देखें, अब दवा तो समझाया जा सकता है लोगों को, जो है ज़हन साजी की जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है। क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सोशल मीडिया को वो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी जिस तरह पीटीआई ने इस्तेमाल किया? मैं एग्री करता हूँ। मैं अपनी क़यादत से भी अक्सर ये बात कर चुका हूँ कि शायद वो हथियार जो हम जो है अपना सोना भी नहीं बेच पाते और लोग अपना झूठ बेच रहे होते हैं, मट्टी बेच रहे होते हैं, तो हम अपने सोने को अच्छी तरह बेच लें। जो हमने किया है सूबे सिंध के अंदर, बहुत डिलीवरेंस की है, हम उसको सही तरह प्रमोट नहीं कर पा रहे। शर्जील मेमन साहब ने काफी कुछ हद तक बेहतर उजागर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शर्जील मेमन साहब के आने के बाद काफ़ी प्रमोशन हुई है। सोशल मीडिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद बढ़ेगा इंशाल्लाह। मरीम नवाज को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मरीम नवाज का जो पॉलिटिकल स्टाइल है, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, तो वो जो एग्रेशन जो नून लीग के अंदर है, या नून लीग जिस अंदाज में पॉलिटिक्स करती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। वो हम्बल स्टाइल में सियासत करना चाहते हैं। वो तनकीद बराए तनकीद नहीं करते हैं और किसी को ज़ात पे तनकीद करने से अवॉइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि मरीम नवाज को थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। नहीं, तो उनको एग्रेसिव सियासत नहीं करनी चाहिए। एग्रेसिव करें लेकिन किसी को हिट ना करें, ना किसी की ज़ात पर बात। तो मुस्तकबिल में आप मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो को देखते हैं? देखिए, फ्यूचर अगर हम देखें पाकिस्तान, ये एशिया की जो पॉलिटिक्स है, तो उसमें जो हम अगर माजी का सिनेरियो देखें उठा के, तो उसमें पॉलिटिकल खानदान ही पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में। देखिए, हमारे मुल्क का या एशिया का मिजाज है। अच्छा। मिजाज है। और मोरूसी सियासत अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान की तरफ देखूं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाहिद ख़ानदान है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद थे सर शाहनवाज भुट्टो, वो रियासत जूनागढ़ के दीवान खास थे, माने प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसा और कोई ख़ानदान पाकिस्तान में मुझे तो नज़र नहीं आता। इंडिया में गांधी ख़ानदान नज़र आता है और पाकिस्तान में भुट्टो खानदान नजर आता है। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ओवरऑल देखें, एशिया का जो मिजाज है उसके मुताबिक तो हमारे यहाँ तो एक छोटे वर्कर को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो इक़्तिदार मिला ना। मुझे एक वर्कर को मुझे मौका मिला ना सर। यूसुफ रज़ा गिलानी भी वज़ीर आज़म बने, राजा परवेज़ अशरफ भी वर्कर थे, वज़ीर आज़म बने, शाहिद खाकान आवाज़ी भी एक पॉलिटिकल वर्कर थे, वज़ीर आज़म बने, तो बने ना मौका। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें कुछ और मज़ीद बेहतर हो सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कैपेबल है उसको मौका मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी भी बन सकते थे, उन्होंने तो अपने अख्तियारात सारे विड्रॉ किए और अपने पार्लियामेंट को मजबूत किया और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के अख्तियारात दे दिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मुराद अली शाह साहब दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं? देखिए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, कोई कबात नहीं है कि वो दोबारा वज़ीर आला बने। और अगर पार्टी क़यादत ये समझती है कि उनको दोबारा बनना चाहिए, और अगर मुराद अली शाह साहब ना हो तो दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन सा हो सकता है? बहुत लोग हैं कराची सिंध के अंदर। नहीं, फिर भी आपकी नजर में बहुत सारे लोग हैं। कोई नाराज हो जाएंगे, आप मुश्किल सवाल ना करें मुझसे। ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बहुत सारे चेहरे हैं और अच्छे चेहरे हैं और हम अपनी गुफ्तगू में भी उनको अक्सर जिक्र करते हैं। और बड़े ज़बरदस्त चेहरे हैं सिंध के अंदर, जो और लोग भी हैं जो सुबह नहीं, ऐसे तो बहुत से चेहरे हैं, लेकिन डिलीवर अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर, देखिए, जिसको मौका मिलता है उसी को पता लगता है कि इसने डिलीवरेंस की या नहीं की। अच्छा, एक सवाल है, बस आखिरी जवाब दे दें, कायम अली शाह या मुराद अली शाह? देखिए, कायम अली शाह इंतहाई सीनियर हैं। आपने चुनना है कि ये रैपिड फायर है, आप और लंबे आंसर दे रहे हैं। देखिए, कायम अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एसेट है। आप किसको चुनेंगे? देखिए, मौजूदा हालात में तो मुराद अली शाह। अच्छा, और कायम अली शाह तो कैसा था, आपको कैसा लगा उनका? तो वर्करों के लिए बहुत जबरदस्त था। अच्छा, और अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए। और आपको लगता है कि ऐसा कोई सियासतदान, इसको सियासतदान होना ही नहीं चाहिए था? शेख रशीद। अच्छा, मुझे लगा आप इमरान खान का नाम लेंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, इनवाइट किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका।
और आपके इदारे का भी। थैंक यू सो मच। और हम और आप पॉडकास्ट को कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।